Namaskar, I am Santosh Kumar Sahu with a new session of the series. Dear friends, I hope your preparation is going well. So, in this session, we will start from the next question. As you know, we already discussed up to question number 45. Am I right? So, we will start from the next question, that is question number 46. In question number 46, is given the means of ज्ञान योग, मतलब ज्ञान योग के साधन। ये जो चार दिया गया है, चार ऑप्शन में आपको चुनना है। पहले दिया गया है कीर्तन, श्रवण, मनन, निधिध्यासन। इसका चर्चा, ज्ञान योग का चर्चा आपको डिफरेंट जगह में मिल जाएगा। यहाँ पे मैं एक रेफरेंस दिया हूँ आपको, तो ये ज़्यादातर मिलता है। ये इसका रेफरेंस है बृहदारण्यक उपनिषद। आप अगर देखेंगे बृहदारण्यक उपनिषद, उसमें आपको मिल जाएगा, मतलब चैप्टर नंबर 2 ब्राह्मण 4 और मंत्र 5 इसमें मिल जाएगा। क्योंकि हर एक चैप्टर में कुछ सब पार्ट होता है, उसको ब्राह्मण कहा जाता है बृहदारण्यक में। और उसका 5 नंबर जो मंत्र है उसमें ये बताया गया है आत्मा व अरे द्रष्टव्य। पहला बताया गया है श्रोतव्यो, मंतव्यो, निधिध्यासतव्यो। मैत्रेयी इधर एक्चुअली ये जो संवाद हुआ है, ये यज्ञवल्क्य और मैत्री, ये दोनों के बीच ये संवाद हुआ है। तो वहाँ पे यज्ञवल्क्य बोल रहे हैं किसको? मैत्री को। द सेल्फ, आत्मा को हम जानने के लिए क्या चाहिए? क्योंकि आत्मा को जानकारी लेना ही तो ज्ञान योग है ना। द नॉलेज ऑफ सेल्फ, दैट इज ज्ञान योग। सो द सेल्फ माइंड डियर मैत्री शुड बी रियलाइज, शुड बी हियर्ड ऑफ, रिफ्लेक्टेड एंड मेडिटेटेड अपन बाय द रियलाइजेशन ऑफ द सेल्फ माइंड डियर थ्रू हियरिंग, रिफ्लेक्शन एंड मेडिटेशन। इसका अर्थ ये हुआ, हियरिंग मतलब श्रवण, रिफ्लेक्शन मनन एंड मेडिटेशन निधिध्यासन। गिर में पॉइंट ये बताया गया है। इसके द्वारा हम सेल्फ का नॉलेज को अचीव कर सकते हैं। ये है ज्ञान योग। क्लियर? और एक रेफरेंस भी आपको मिल जाएगा, दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती, लाइट ऑफ ट्रूथ, उनका एक किताब है लाइट ऑफ ट्रूथ। उसमें चैप्टर नंबर 9 में उन्होंने बताया है श्रवण चतुष्टय। श्रवण चतुष्टय जैसे हमारा साधना चतुष्टय है, ऐसा उन्होंने श्रवण चतुष्टय बताया। पहला क्या है? मतलब श्रवण चतुष्टय मतलब 4 स्टेप्स रियलाइजेशन मेथड। रियलाइजेशन करने के लिए 4 मेथड है। उन्होंने भी बताया श्रवण मीन्स क्या? लिसनिंग। श्रवण मीन्स लिसनिंग। देन सेकेंड बताया उन्होंने मनन। मनन मीन्स लॉजिकल थिंकिंग। आप जो सुनेंगे उसको लॉजिकली सोचेंगे, लॉजिकली तर्जमा करेंगे। उसके बाद थर्ड में निधिध्यासन उन्होंने बताया। निधिध्यासन मीन्स मेडिटेशन, उसके ऊपर उसके बाद ही मेडिटेशन करोगे। और चौथा बताया उन्होंने दैट इज साक्षात्करण, उसके बाद साक्षात्करण होगा। साक्षात्करण मीन्स कॉग्नाइज। क्लियर? तो इसमें हमको क्लियर हो गया कि जो मीन्स ऑफ ज्ञान योग, उसमें क्या आएगा? यहाँ पे दिया गया है श्रवण दिया गया है, मनन दिया गया, निधिध्यासन दिया गया है। एक कीर्तन नहीं आता है, ये नवदा भक्ति में आता है, ये नहीं होगा। तो हमारा आंसर मिलेगा 2, 3, 4। 2, 3, 4 कहाँ दिया गया है? ये ऑप्शन नंबर 2, इसमें आपको मिल जाएगा।
ये आंसर है। आई होप इट इज क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन रिगार्डिंग असर्टेशन एंड रीजन। असर्टेशन रीजन से क्वेश्चन ये आया है, जो अभिकथन और तर्क, एक अभिकथन आपको देगा और उसका तर्क क्या हो सकता है, उसी हिसाब से 4 ऑप्शन आपको मिलेगा। आपको 4 ऑप्शन में से जो बेस्ट ऑप्शन है उसको आपको चूज करना है। हियर इट इज गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट ऑन असर्टेशन। असर्टेशन मीन्स अभिकथन एंड रीजन मीन्स तर्क। आर जो होता है उसको तर्क। असर्टेशन में क्या दिया गया है? पहला दिया गया है द वेरी पर्पज ऑफ प्रैक्टिस ऑफ आसना इज टू ओवरकम कॉन्फ्लिक्ट मीन्स द्वंद्व। उसका रीजन क्या दिया गया है? आसन आर प्रैक्टिसेस ओनली फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस एंड टू कीप फिट। इसमें आपको देखना है, तो पहला जो असर्टेशन दिया गया है क्या बताया? उन्होंने बताया द वेरी पर्पज ऑफ प्रैक्टिस ऑफ आसना इज ओवरकम टू कॉन्फ्लिक्ट मीन्स द्वंद्व। यहाँ पे महर्षि पतंजलि ने बताया है योग सूत्र में चैप्टर नंबर 2 48 नंबर सूत्र, ततत द्वंद्व अनभिघातः मीन्स हम द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं। द्वंद्व मीन्स ऑपोजिट पेयर। तो उसका यहाँ पे वो असर्टेशन वहाँ से लाया गया है, हम द्वंद्व से मुक्त हो जाएंगे। द्वंद्व मतलब पेन, प्लेजर, हॉट, कोल्ड, ये सारा चीज़ हमको और अफेक्ट नहीं करेगा। तो रीजन उसका तर्क क्या दिया गया है? तर्क दिया गया है कि आसन आर प्रैक्टिसेस ओनली फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डिजीज एंड टू कीप फिट। जो आजकल हम कर रहे हैं सिर्फ प्रिवेंशन, डिजीज प्रिवेंशन के लिए आसन कर रहे हैं, लेकिन आसन का अर्थ ये है क्या? ये नहीं हो सकता है, ये गलत दिया गया है। सिर्फ डिजीज को प्रिवेंशन करना आसन का काम नहीं है, या शरीर को सिर्फ फिट रखना आसन का काम नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? उसका स्पिरिचुअल बेनिफिट यहाँ नहीं बताया गया है। तो इसमें क्या होगा? ए तो सही है, क्योंकि ये योग सूत्र में दिया गया है, महर्षि पतंजलि ने वहाँ पे डिस्कस किए हैं, और जो उसका तर्क है वो गलत है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? ए इज ट्रू। ए इज ऑलरेडी ट्रू, हमको पता है, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 एंड सूत्र नंबर 48 में ये मिल जाएगा आपको। और जो उसका तर्क है ये गलत है, इसीलिए ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। आंसर ये होगा। आई होप इट इज क्लियर। देन वी विल सी द नेक्स्ट। यहाँ पे असर्टेशन दिया गया है विटामिन्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट इन बॉडी एंड दे आर इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट में हम जो लेते हैं उसमें 2 तरह का न्यूट्रिएंट हम लेते हैं, एक माक्रो एंड दूसरा है माइक्रो। माक्रो मतलब जो ज़्यादा अमाउंट का थोड़ा रिक्वायरमेंट होता है, माइक्रो मतलब जो कम अमाउंट का रिक्वायरमेंट होता है। लेकिन कम अमाउंट का रिक्वायरमेंट ये मतलब नहीं है कि उसका वैल्यू कम है, ऐसा नहीं है। कम अमाउंट का रिक्वायर होता है लेकिन उसका वैल्यू भी उतना ही है। तो पहला ये आ गया आपका विटामिन्स आर रिक्वायर्ड इन ए स्मॉल अमाउंट, मतलब ये माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर आता है। देखिए पहला माक्रो, माक्रो मतलब ज़्यादा जो हमको चाहिए, जैसे आपका माक्रो न्यूट्रिएंट, इसमें आपका फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये हमको ज़्यादा चाहिए। माइक्रो में जो हमको कम चाहिए, स्मॉल अमाउंट में चाहिए, लेकिन उसका इम्पोर्टेंट भी हमारे लिए है। न्यूट्रिएंट, विटामिन्स, मिनरल्स, ये जो है इसको ये माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंडर आता है। तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो असर्टेशन क्या है? वो बैलेंस डाइट में, क्योंकि सही बैलेंस में अगर हम लेंगे, हमको जो रिक्वायरमेंट है, हमारा बॉडी का जितना नीड है उसी हिसाब से हम अगर लेंगे तो उसको बैलेंस डाइट कहते हैं। तो असर्टेशन सही है, लेकिन उसके लिए जो तर्क दिया गया है वो क्या है हम देखेंगे अभी। विटामिन्स डू नॉट सप्लाई एनर्जी बट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड हेल्प इन यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। तो उससे ही बता रहा है कि ये एनर्जी सप्लाई नहीं करता है, विटामिन्स एनर्जी सप्लाई नहीं करता है, लेकिन इसका काम क्या करता है?
जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है उसमें हमारा जो यूटिलाइजेशन होता है प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, वो यूटिलाइजेशन के लिए मदद करता है, तो वो भी सही है। इसीलिए उसका एक्सप्लेनेशन भी सही है, दोनों सही है और उसका एक्सप्लेनेशन भी सही है, इनका तर्क भी सही है, क्योंकि पहला वाला बताया है विटामिन क्या है और दूसरा बताया उसका क्या काम है। तो इसीलिए इसका आंसर होगा 1। बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों सही है, और आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर ए की सही व्याख्या है, इसका व्याख्या सही है। क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। तो इसमें असर्टेशन क्या दिया गया है? द बेसिक एम ऑफ योग इज सेल्फ रियलाइजेशन एंड अल्टीमेट लिबरेशन। एंड उसका तर्क क्या दिया गया, रीजन क्या दिया गया है? द कंस्टेंट प्रैक्टिस ऑफ 8 स्टेप्स ऑफ योगा डज नॉट हेल्प एंड कंट्रोल आवर बॉडी एंड माइंड सो आज टू रीच द फाइनल गोल ऑफ लिबरेशन। इसको थोड़ा सेंटेंस को ध्यान में पढ़िएगा। पहले वाला तो ये योग सूत्र से रिलेटेड क्वेश्चन है। द बेसिक एम ऑफ योग इज सेल्फ रियलाइजेशन, ये तो पहला सूत्र में ही व्यासा ने जो व्याख्या किया है, योग समाधि, योग मतलब समाधि, सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में बताया है। अल्टीमेट लिबरेशन, दैट इज योग का अर्थ नहीं है हम डिजीज फ्री हो जाएंगे। डिजीज फ्री होने का ये मतलब उनका गोल नहीं है। हमारा गोल है सेल्फ रियलाइजेशन एंड अल्टीमेट लिबरेशन। सो यहाँ असर्टेशन करेक्ट है। रीजन तर्क क्या है? द कंस्टेंट प्रैक्टिस ऑफ 8 स्टेज ऑफ योगा, उसमें अष्टांग योग बताया गया है। डज नॉट हेल्प, यहाँ पे ये जो डज नॉट हेल्प लिखा गया है, एंड कंट्रोल आवर बॉडी एंड माइंड। अष्टांग योग हमारा बॉडी माइंड को कंट्रोल करता है या नहीं करता है? इसमें नहीं करता बताया है। सो आज टू रीच द फाइनल गोल ऑफ लिबरेशन, तो लिबरेशन को पाने के लिए ये हेल्प नहीं करता है अष्टांग योग। ये होता है, ये बताया क्या योग सूत्र में? नहीं, ऐसा बताया नहीं, क्योंकि योगांगानुष्ठानात् अशुद्धि क्षय ज्ञानदीप्ति राह विवेक ख्यात है। अशुद्धि क्षय हो जाएगा और ज्ञानदीप्ति विवेक ख्यात तक पहुंच सकता है, उसमें हमको लिबरेशन मिल सकता है। तो इसमें वो बताया नहीं है। और क्या अभ्यास वैराग्य के बारे में भी बताया गया, क्रिया योग के बारे में भी बताया गया। तो ये तर्क गलत है और सही एक्सप्लेनेशन भी नहीं है। तो इसीलिए इसका आंसर होगा ए इज ट्रू, ए तो सही बताया, बट आर इज फॉल्स। यहाँ पे आर क्या है, उसका तर्क क्या है, गलत है। आई होप इट इज क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हियर असर्टेशन में दिया गया है, मंडूकासन शुड बी कंट्राइंडिकेटेड फॉर द प्रैक्टिस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी जॉइंट। जो ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है, ये नी जॉइंट के बारे में दिया गया है। जॉइंट का प्रॉब्लम, जिसका नी में बहुत दर्द है, प्रॉब्लम है, उसके बारे में उसको मंडूकासन नहीं करने के लिए बताया गया है। तो मंडूकासन आप देख लीजिए, ये वाला मंडूकासन बताया गया है। इनमें पॉइंट मंडूकासन आपको इसका चर्चा मिल जाएगा कहाँ? घेरंडा संहिता में मिल जाएगा। घेरंडा संहिता में मंडूकासन दिया गया है, चैप्टर नंबर 234 में। वीडियो में पॉइंट ये मंडूकासन है, और कहीं कहीं इसको भद्रासन भी कहा जाता है। आप अगर एपीएम भी देखेंगे तो उसमें वहाँ भद्रासन बताया गया है। ये बेसिक जानकारी है, उसमें मत जाइए। हमारा मकसद है कि इसमें हम जब बैठते हैं तो घुटने में बहुत प्रेशर होगा। अगर आपका नी में प्रॉब्लम है तो उसको ज़्यादा एग्रावेट करेगा, इसलिए ये कंट्राडिकेट करता है किसको? जिसका नी में आर्थराइटिस है। क्लियर? तर्क क्या दिया गया है? आसनस इन्वॉल्विंग एक्सेसिव बेंडिंग ऑफ नी। एक्सेसिव बेंडिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है? कैन बी डिफिकल्ट एंड पेनफुल ऑन द जॉइंट एंड अग्रावेट द नी प्रॉब्लम। सही बताया है। इसमें ज़्यादातर नी बेंड हो रहा है, बहुत नी बेंड हो रहा है इसमें, इसीलिए अगर नी प्रॉब्लम होगा तो अग्रावेट करेगा। तो ये तर्क भी सही है, असर्टेशन भी सही है, रीजन भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दिस इज योर राइट आंसर। आई होप इट इज क्लियर।
Next question we will see. Question number 51. In assertion, Matsyendrasana is the best yoga practice for control of diabetes. उन्होंने बताया डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए मत्स्येंद्रासन एक अच्छा आसन है। तो तर्क क्या दिया गया है? मत्स्येंद्रासन कंप्रेस द एब्डोमेन एंड ट्विस्ट द स्पाइन टू स्टिमुलेट द फंक्शनिंग ऑफ पैनक्रिया एंड देयर बाई हेल्प्स टू कंट्रोल डायबिटीज। ये उन्होंने बताया, तर्क दे रहा है कि मत्स्येंद्रासन हमारा एब्डोमेन को कंप्रेस करता है, स्पाइन को ट्विस्ट करता है, इसीलिए पैनक्रिया जो है पैनक्रिया को इसलिए मदद करता है। हमारा इसमें बहुत बड़ी ट्विस्ट हो रहा है, क्योंकि हम जानते हैं डायबिटीज़ में ज़्यादातर जो ट्विस्टिंग पोस्चर दिया जाता है, आपका वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, ट्विस्टिंग पोस्चर देने से क्या होगा, तो पैनक्रिया को ट्विस्ट करेगा और स्टिमुलेट करेगा, उसमें जो बीटा सेल है उसको एक्टिवेट करेगा ताकि इंसुलिन वहाँ से सिक्रेशन होगा। तो ये है आपका, ये सैम्पल पिक्चर दिया गया है अर्धमत्स्येंद्रासन को। इसमें देखिए, इसमें आपका क्या हो रहा है, बहुत बॉडी ट्विस्ट हो रहा है। अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे खुद तो पता चल जाएगा। इसको कहीं कहीं पूर्ण मत्स्येंद्रासन कहा जाता है। मत्स्येंद्रासन आपको अगर ट्रेडिशनल टेक्स्ट में आप देखेंगे तो घेरंडा संहिता में मिल जाएगा, लेकिन घेरंडा संहिता में नहीं दिया गया कि डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है, उसका बेनिफिट ऐसा नहीं दिया गया। क्योंकि हम अनाटोमी फिजियोलॉजी की दृष्टि से अगर हम देखेंगे बॉडी फिजियोलॉजी और अनाटोमी, तो उसी हिसाब से डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए ये आसन बताया गया है। ऐसा आप मत सोचिए कि घेरंडा संहिता में लिखा है डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है मत्स्येंद्रासन, नहीं, मैं आसन के बारे में बता रहा हूँ। आसन घेरंडा संहिता में आपको मिल जाएगा, चैप्टर नंबर 2 वर्ष नंबर 22 एंड 23 में मत्स्येंद्रासन के बारे में बताया गया। हठ प्रदीपिका में अगर आप देखेंगे चैप्टर नंबर 126, इसमें थोड़ा सा उसका पोस्चर में चेंजेस है। घेरंडा संहिता में क्या होगा, ये जो वाला हाथ ये नीचे नहीं रहेगा, ये बेंड हो जाएगा और चीन में रहेगा, जो पाम है चीन में रहेगा। इसका वेरिएशन घेरंडा संहिता में ऐसा बताया गया है और हठ प्रदीपिका में ऐसा ही बताया गया है। थोड़ा सा वेरिएशन है, लेकिन मकसद हमारा है ये स्पाइन को ट्विस्ट करता है, बॉडी को ट्विस्ट करता है ताकि पैनक्रिया को एक्टिव करता है। तो इसीलिए हमारा डायबिटीज़ क्या हो जाता है, कंट्रोल होता है। तो असर्टेशन भी सही है और रीजन भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, वही असर्टेशन रीजन में आया है। जो असर्टेशन में क्या दिया गया है, ह्यूमन वैल्यू इज लाइक एन एक्सल ऑफ ए व्हील एंड अदर टाइप ऑफ वैल्यूज आर अराउंड इट। एक्सल ऑफ ए व्हील, एक्सल मतलब क्या है, जो सेंटर में होता है और व्हील वहाँ पे लगता है। ये पॉइंट, ये जो व्हील है ये एक्सल में फिट होता है, ताकि ये मेन है, एक्सल मेन है, बाकी जो चीज़ें हैं उसको एक्सल के साथ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है एक्सल, और बाकी उसके सपोर्ट में ये घूमता है, पहिया घूमता है। तो इसमें आपको इसका एग्जाम्पल दिया गया है, ये एक्सल और व्हील का एग्जाम्पल दिया गया है। बताया ह्यूमन वैल्यू इज लाइक एक्सल, ये जो एक्सल है ह्यूमन वैल्यू ये सेंटर है, और बाकी जो अदर टाइप ऑफ वैल्यू जो भी होता है वो सब ये व्हील की तरह बाहर में होता है। इट में पॉइंट। तो तर्क क्या दिया गया है, वो तो सही है। हमारा पहले वैल्यू चाहिए, हमको ह्यूमन वैल्यू चाहिए हमारा। अगर ह्यूमन वैल्यू हमारे पास नहीं है, मानविकता नहीं है, मानवीय गुण नहीं है, तो हम तो एनिमल के साथ समान हो जाएगा ना, और एनिमल पशु और मनुष्य में क्या फर्क रह जाएगा। इसलिए ह्यूमन वैल्यू को यहाँ गुरुत्व दिया गया है। तो तर्क में क्या दिया गया है, द ह्यूमन वैल्यू आर, क्या क्या है ह्यूमन वैल्यू को हम किसको लेंगे, ट्रूथफुलनेस, कंस्ट्रक्टिविटी, हमारे अंदर सेक्रीफाई होना चाहिए, सिंसियरिटी होना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, एंथुजियाज्म होना चाहिए, एंड सैक्रिफाइस विजन, साइंटिफिक विजन होना चाहिए। तो ये तो ह्यूमन वैल्यू, ये वैल्यू हमको चाहिए। पहले ये है, ये वैल्यू पहले सेंटर में रहेगा और बाकी जो वैल्यू है वो आता रहेगा जाता रहेगा, तो हम एक अच्छा इंसान बन पाएंगे। तो इसका रीजन भी सही है, इनमें पॉइंट। तो इसीलिए इसका आंसर होगा क्या, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दिस इज द आंसर। आई होप इट इज क्लियर। सो वी विल सी द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 53। हियर अभिकथन दिया गया है, बाय द प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम द माइंड कैन अटेन द कैपेबिलिटी फॉर धारणा। ये भी योग सूत्र से आया है।
तो योग सूत्र में बताया गया है चैप्टर नंबर 2 और सूत्र नंबर 53, धारणासु च योग्यता मानसः। प्राणायाम करने के बाद आपका मन धारणा करने के लिए योग्यता प्राप्त करता है। चैप्टर 2 वर्स नंबर सूत्र नंबर 53। क्लियर? उसका तर्क क्या दिया गया है? प्राणायाम इज ए टेक्निक ऑफ वॉलंटरी रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग which enable the mind for practicing धारणा। प्राणायाम का टेक्निक दिया गया है। उसमें टेक्निक क्या है? टेक्निक दिया गया है कि ये एक वॉलंटरी रेगुलेशन है, क्योंकि श्वास प्रश्वास का गति विच्छेद करता है। वो भी बताए हैं योग सूत्र में, महर्षि पतंजलि ने उस वहाँ पे बताया गया है ये कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग। तो इसीलिए इसका जो रीजन है, तर्क है, प्राणायाम तो इसी हिसाब से होता है, इसीलिए मन को तैयार करता है, किसके लिए? धारणा प्रैक्टिस करने के लिए तैयार करता है। तो इसका तर्क भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसीलिए उसका आंसर होगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आई होप इट इज क्लियर। देन वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 54, assertion, प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन रिलीव स्ट्रेस। आप तो जानते हैं मेडिटेशन करने से हमारा स्ट्रेस रिलीव होता है, ये सारा विश्व में प्रसिद्ध है, हर कोई जानता है। किसी को आजकल किसी को भी पूछ लो वो बता देगा मेडिटेशन का बेनिफिट क्या होता है। सो वो सही है। और तर्क क्या दिया गया है? वेरियस रिसर्चेस प्रोवाइडेड proved that practice of meditation increases the secretion of stress hormone, means cortisol, relaxes the mind and thereby relieve the stress। आपको ये जो टेक्निकल वर्ड दिया गया है, ये जो cortisol के बारे में, cortisol itself है स्ट्रेस हार्मोन। ये अगर ज़्यादा बढ़ेगा तो आपका स्ट्रेस कैसे कम होगा? यहाँ पे लिखा गया है इंक्रीजेज द सिक्रेशन ऑफ cortisol, यहाँ ये गलत किया। गिरी में पॉइंट, ये टेक्निक को आपको समझना पड़ेगा। तो मेडिटेशन करने में ये प्रमाणित नहीं हुआ कि cortisol इंक्रीज करेगा, cortisol घटेगा, cortisol डिक्रीज होगा, ताकि हमारा स्ट्रेस तो इसीलिए रिलीव हो रहा है ना। cortisol हार्मोन, जो cortisol हार्मोन है उसका सिक्रेशन कम होता है मेडिटेशन में। गिरी में पॉइंट। तो इसीलिए माइंड देयर बाई जो रिलीफ है, ये जो तर्क है, ये गलत तर्क दिया गया है। यहाँ पे इंक्रीज लिख दिया, यहाँ पे अगर डिक्रीज लिख दिया होता तो ये सही हो जाता। गिरी में पॉइंट। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? ए इज ट्रू, ए इज ट्रू। सो इसलिए ये जो तर्क है आर इज फॉल्स, इसलिए ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। आंसर थर्ड ऑप्शन होगा। क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। देन वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 55। Here it is given four foundations of mindfulness according to Buddhist meditation technique are धम्म उपासना, वेदना उपासना, चित्त उपासना, काया उपासना। एक्चुअली उसी समय में ये क्वेश्चन को रॉन्ग डिक्लेयर किया गया था और सभी लोग को ग्रेस मार्क मिला था। और भी इससे पहले वाला सेशन में भी मैं बताया था, और एक क्वेश्चन भी गलत था, क्वेश्चन नंबर 42, वो भी रॉन्ग था, तो उसका भी ग्रेस मार्क मिला था। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसीलिए कोई भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है, सारे क्वेश्चन को अटेंड कर लीजिए। अगर कोई गलत हो जाएगा तो आपको ग्रेस मार्क मिल जाएगा। तो ये क्यों गलत हुआ, क्यों गलत डिक्लेयर किया गया, डिस्कशन के बाद आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे जो 4 फाउंडेशन माइंडफुलनेस बताया गया है, ये बुद्धिस्ट मेडिटेशन का टेक्निक है और सीरियली उसको स्टेप बाय स्टेप उसको हम फॉलो करना चाहिए। तो उसमें क्या क्या बताया गया है? काया उपासना बताया गया है और उसको काया स्मृति भी कहा जाता है कहीं कहीं। काया स्मृति पहला वाला है, काया स्मृति मीन्स क्या? माइंडफुलनेस ऑफ बॉडी, माइंडफुलनेस ऑफ बॉडी, इसमें फिजिकल अवेयरनेस आता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? वेदना स्मृति और वेदना उपासना, वेदना स्मृति। तो इसमें क्या होता है? माइंडफुलनेस
ऑफ वेदना क्या है, फीलिंग्स, हमारे अंदर जो फीलिंग्स होता है उसके ऊपर माइंडफुल रहना, उसके ऊपर मेडिटेशन करना। देन थर्ड स्टेज क्या होता है, चित्त स्मृति। चित्त क्या होता है, चित्त को हम कभी कभी माइंड समझते हैं, तो इसमें होगा माइंडफुलनेस ऑफ माइंड। माइंड का जो एक्टिविटी होता है उसके ऊपर आवार रहना, उसके ऊपर मेडिटेशन करना। देन फोर्थ स्टेज धर्म स्मृति। धर्म स्मृति, और उसको आप धर्म उपासना कह सकते हैं। तो उसमें होता है माइंडफुलनेस ऑफ प्रिंसिपल। जो बुद्धिज्म का जो प्रिंसिपल है उसके ऊपर आपको माइंडफुल रहना है। ये लास्ट स्टेज ऑफ द मेडिटेशन। क्लियर? तो ये सारा चीज़ बताया जाता है जब विपासना मेडिटेशन आप करते हैं। विपासना अगर आप कभी किए नहीं है विपासना तो ज़रूर अटेंड कीजिए। वो बेसिक कोर्स होता है 10 दिन का, 10 डेज मेडिटेशन सेशन रहता है। तो विपासना कभी मौका मिले तो ज़रूर कीजिए, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा। और विपश्यना में ये सारा स्टेज को फॉलो किया जाता है। पहले काया उपासना, बॉडी के ऊपर अवेयरनेस, उसके बाद हमारा अंदर जो फीलिंग्स है उसके ऊपर अवेयरनेस, उसके बाद मन का जो एक्टिविटी होता है उसके ऊपर, उसके बाद प्रिंसिपल। क्या प्रिंसिपल है, बुद्धिज्म में बहुत सारे प्रिंसिपल बताया गया है, जैसे त्रिविश, 4 नोबल ट्रूथ, ये जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है उसके अंदर आता है। ये सारा चीज़ जो आता है उसके ऊपर आपको माइंडफुलनेस रहना है। सो इसका सीरियल, इसमें क्या बताया गया है, निर्देश किया गया है, अरेंज देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग मतलब उल्टा, असेंडिंग मतलब सही क्रम से, और डिसेंडिंग मतलब आधा क्रम से होगा, नीचे से ऊपर। मतलब ये होगा 1, ये हो जाएगा 2, ये 3, ये हो जाएगा 4। क्लियर? सो 1 धर्म उपासना, ये 1 हो जाएगा। देन चित्त उपासना 2 हो जाएगा। देन वेदना उपासना 3 हो जाएगा, और काया उपासना 4 हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ देखेंगे ऑप्शन में क्या होगा, यहाँ पे A, देन C, देन B, D। ACBD ऐसा कुछ है क्या ऑप्शन में? नहीं है। ये ABCD हो गया है, तो ये भी नहीं हो सकता है, और A से कहीं भी शुरू नहीं है। अगर ये क्वेश्चन ये डिसेंडिंग के जगह में अगर असेंडिंग होता तो आपको कैसे अरेंज करना पड़ता, पहले काया, ये 1, देन वेदना, ये 2, देन आपका क्या चित्त 3, देन धर्म 4। तो इसमें आपको DBCA ये है, ये आंसर है। लेकिन ये अगर यहाँ पे डिसेंडिंग जगह में अगर असेंडिंग होता तो ये सही होता, लेकिन यहाँ पे दिया गया है डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में उसका सही ऑप्शन नहीं है, इसीलिए ये क्वेश्चन रॉन्ग डिक्लेयर किया गया था। समझ में आया होगा, आई होप इट इज क्लियर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 56। अरेंज द फॉलोइंग हठ योगा प्रैक्टिसेस एडवोकेटेड बाय स्वात्माराम सूरी इन ऑर्डर इन व्हिच दे अपीयर्ड। वो कौन सा ऑर्डर में हमको प्रैक्टिस करना है, उनका सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस उसका बताया गया है आपका हठ प्रदीपिका में। स्वात्माराम मतलब ये हठ प्रदीपिका में, स्वात्माराम हठ प्रदीपिका में चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 56। इसमें बताया गया है क्या उसका सीक्वेंस है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रैक्टिस। पहला है आसन, देन कुंभक, उसका 4 चैप्टर है, 4 चैप्टर का नाम दूसरा है। कुंभक मतलब यहाँ प्राणायाम, कुंभक मतलब प्राणायाम। देन मुद्रा, देन नादानुसंधान। जो ये है करेक्ट सीक्वेंस, इसी सीक्वेंस में आपको सजाना है। तो ये आसन, दिस इज 1, कुंभक 2, मुद्रा 3, नादानुसंधान 4। क्लियर? तो 3, 1, 2, 4
कहाँ है? 3, 1, 2, 4, ये ऑप्शन नंबर 4, दिस इज द करेक्ट आंसर. देन नेक्स्ट वी विल सी अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ वैराग्य इन सीक्वेंशियल ऑर्डर. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा. जो हमारा वैराग्य है, 4 तरह का वैराग्य है. वो एक्चुअली ये डिस्कशन आपको मिलेगा वाचस्पति मिश्र सांख्यकारिका भाष्य में. उन्होंने जो कमेंटरी किया है सांख्यकारिका के ऊपर, उनका कमेंटरी है. उस कमेंटरी में उन्होंने डिस्कस किया गया है कि वैराग्य का जो सीक्वेंस है, वो 4 वैराग्य उन्होंने बताया और उसका सीक्वेंस भी बताया. क्या? तस्य यतमान संज्ञा, व्यतिरक संज्ञा, एकेंद्रिय संज्ञा, वशीकार संज्ञा इति चतस्रः संज्ञा. ये जो देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ वैराग्य. पहला है क्या? यतमान, व्यतिरेक, एकेंद्रिय और वशीकार. सो यतमान का अर्थ क्या है? यतमान मतलब इसमें क्या होता है? रिस्ट्रेनिंग द सेंस फ्रॉम इट्स ऑब्जेक्ट. मतलब सेंस ऑर्गन को रिस्ट्रेन करना. कहाँ से? उनका ऑब्जेक्ट से दूर रखना. ये पहला स्टेज है, यतमान स्टेज. देन सेकेंड स्टेज में क्या होता है? व्यतिरेक. यहाँ पे जो हमारा सेंसुअल डिजायर है उसको एलिमिनेशन करना है. पहले तो ऑब्जेक्ट को हटाना है, हमारा सेंस ऑर्गन को ऑब्जेक्ट से दूर रखना है. उसके बाद ऑब्जेक्ट से दूर रखने से नहीं होगा, नेक्स्ट स्टेज आएगा हमारा जो सेंसुअल डिजायर है उसको क्या करना है? एलिमिनेशन करना है. देन उसके बाद क्या आएगा? एकेंद्रिय वैराग्य. एकेंद्रिय में क्या होगा? हमारा एक साथ जो सारा सेंस ऑर्गन काम करते हैं, वो ये स्टेज में क्या होगा? एक साथ एक ही सेंस ऑर्गन ही काम करेगा. बाकी इतना आपका वैराग्य आ जाएगा कि एक ही साथ हर सेंस ऑर्गन एक साथ एक्टिव नहीं होंगे. एक साथ एकेंद्रिय बताया गया, इसीलिए जो भी बचा कुचा डिजायर है यहाँ पे धीरे धीरे खत्म हो जाता है. रिमेनिंग सेंस डिजायर विल बी एलिमिनेट हियर, एकेंद्रिय. देन वशीकार. वशीकार क्या है? कंप्लीट कंट्रोल ओवर द सेंसेस. वशीकार वैराग्य यहाँ हम अभी रिलेट कर सकते हैं कहाँ? योग सूत्र में. योग सूत्र में 2 तरह का वैराग्य बताया गया है. एक है वशीकार वैराग्य और दूसरा है पर वैराग्य. पर वैराग्य यहाँ पे अगर आप कहेंगे तो 5वां हो जाएगा, फिफ्थ स्टेज ऑफ वैराग्य आ जाएगा, वो हाईएस्ट वैराग्य. वशीकार वैराग्य क्या बताया गया है पतंजलि में? दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्ण से वशीकार संज्ञा वैराग्यम. यहाँ पे आपको मिल जाएगा चैप्टर नंबर 1 15 सूत्र नंबर 15 में मिल जाएगा वशीकार वैराग्य. उसमें क्या होता है? दृष्ट विषय अनुश्रविक विषय से दूर रहना. दृष्ट विषय क्या है? दृष्ट मतलब जो परसेप्टिबल एंजॉयमेंट है, जो हमारा मटेरियल वर्ल्ड है, उससे दूर रहना. अनुश्रविक विषय क्या है? जो स्क्रिप्चुरल एंजॉयमेंट है, जैसे कि स्वर्ग प्राप्ति करना, विदेह मुक्त होना, प्रकृति लय हो जाना, ये है स्क्रिप्चुरल एंजॉयमेंट. तो उससे भी दूर रहना. ये दोनों से दूर रहने से उसको वशीकार वैराग्य कहा जाता है. और पर वैराग्य में क्या होता है? पर वैराग्य में वहाँ पे बताया गया है तत्परं पुरुष ख्याते गुण वैतृष्ण्यम. मतलब वहाँ पे पुरुष के ज्ञान आ जाता है. पुरुष के ज्ञान आ जाने से हमारा जो गुणों में जो तृष्णा का सर्वथा अभाव हो जाता है. गुणों में हमारा जो तृष्णा रहता है, सत्व रजत तम, ये 3 गुणों में जो तृष्णा हो जाता है वो भी दूर हो जाता है. उसको कहा जाता है पर वैराग्य. 8वें पॉइंट. तो सीक्वेंस आपको मिल गया जो दिया गया है. सीक्वेंशियल ऑर्डर में यहाँ अरेंज करने के लिए बोला है, इसलिए पहला आएगा क्या? यतमान. यतमान मीन्स ये सीरियल नंबर 1. व्यतिरेक. व्यतिरेक सीरियल नंबर 2. देन एकेंद्रिय. एकेंद्रिय 3 और वशीकार. वशीकार 4. तो ऐसा सजाएंगे. पहले आएगा 2 1 4 3. 2 1 4 3. दिस इज द राइट आंसर. आई होप इट इज क्लियर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सी. अरेंज द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड इन सीक्वेंशियल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन इन ह्यूमन बॉडी फ्रॉम टॉप टू बॉटम. मतलब ऊपर से नीचे तक किसका कहाँ पोजीशन है, कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड का कहाँ पोजीशन है, उसी हिसाब से हम सजाएंगे. क्या क्या दिया गया है? थायराइड. थायराइड ग्लैंड दिया गया है. थायराइड ग्लैंड ये है. थायराइड पैराथायराइड यहाँ रहते हैं. 8वें पॉइंट. और उसके बाद गोनाड. गोनाड ये हमारा जो होता है ये नीचे वाला हिस्सा में होता है. मेल फीमेल का अलग रहता है.
तो ये ओवारिस इन फीमेल और टेस्टिस इन मेल, ये नीचे हो गया, दोनों को नीचे मतलब ये ऑर्डर में नीचे है। देन क्या दिया गया है, आड्रिनल। आड्रिनल ग्लैंड कहाँ रहता है, हमारा जो किडनी है, किडनी के ऊपर आड्रिनल ये रहता है, ये एरिया है आड्रिनल का। दोनों तरफ से 2 किडनी रहता है, राइट में लेफ्ट में, किडनी के ऊपर ही रहता है आड्रिनल। देन उसके बाद पिट्यूटरी। पिट्यूटरी कहाँ है, पिनियल पिट्यूटरी यहाँ पे है। तो आपको एक चारों का प्लेसमेंट मिल गया, अभी सजा देंगे हम उसको, अरेंज कर देंगे, कहाँ से कहाँ, टॉप से नीचे तक, टॉप टू बॉटम। तो पहला क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये टॉप में है, तो इसलिए ये 1 में आएगा, सीरियल नंबर 1। देन नेक्स्ट ग्लैंड थायराइड। थायराइड का पोजीशन 2nd, ये 2 आएगा। देन आड्रिनल 3rd, ये 3 में आएगा। देन गोनाड नीचे, सबसे नीचे 4। तो बाकी जो आपका क्या क्या रहेगा, पानक्रिया अगर देता तो ये पानक्रिया आ जाता, गेट में पॉइंट। तो इसी हिसाब से पानक्रिया तो नहीं दिया गया है, इसी हिसाब से हम सजा लेंगे अभी। पिट्यूटरी मतलब 4, पहला वाला ऑप्शन 4, देन 1, 4 1 कहाँ से है, ये पहला मिल गया है, 4 1 3 2, गेट में पॉइंट। दिस इज द करेक्ट आंसर। आई होप इट इज क्लियर। देन नेक्स्ट वी विल सी that here it is given question number 59, according to the percentage of vitamin C present in following food items, arrange them in decreasing order। डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको आपको अरेंज करना है। तो हम पहले देखेंगे, तो इसमें हम पहले देखेंगे कि इसका परसेंटेज क्या है, कहाँ पे कितना मिलता है। पहले देखेंगे गुआवा। गुआवा में कितना, 100 ग्राम गुआवा में कितना मिलता है, 100 mg विटामिन सी मिलता है। और ऑरेंज में हम अगर देखेंगे, ऑरेंज में मिलता है 50 mg पर 100 ग्राम। टमाटो में विटामिन सी कितना मिलता है, बहुत कम मिलता है, 10 mg लगभग मिलता है 100 ग्राम में। और आंवला तो ये लोग आपको पता है, आंवला में बहुत ज़्यादा मिलता है, 445 mg पर 100 ग्राम में मिलता है। गेट में पॉइंट। तो इसको हम अगर कम से ज़्यादा तक सजाएंगे तो क्या होगा, टमाटो हो जाएगा ये 1, देन 2 3 4। हमको क्या मांगा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इसलिए पहले किसको लेंगे, ये हो जाएगा 1, देन ये हो जाएगा 2, देन ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। गेट में पॉइंट। आंवला ये हो जाएगा आपका 1, देन 2 कौन होगा, गुआवा हो जाएगा 2, देन 3 ऑरेंज, देन लास्ट में टमाटो 4। ऑप्शन होगा 4 1 2 देन 3, 4 1 2 3, ये ऑप्शन नंबर 3। दिस इज योर राइट आंसर। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सी, क्वेश्चन नंबर 60, दैट अरेंज द फॉलोइंग क्रियाज इन सिक्वेंशियल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू हठप्रदीपिका। देखिए यहाँ पे हठप्रदीपिका का रेफरेंस दिया है, इसलिए आपको रेफर करना है हठप्रदीपिका से। तो हठप्रदीपिका में अगर आप देखेंगे चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 22 में मिल जाएगा। धौती, उसका सीक्वेंस है धौती, बस्ती, नेति, त्राटक, नवली, कपालभाति। तो इसी हिसाब से इसमें आपका आंसर है। ये हम दूसरा और एक रेफरेंस दिया है आपके लिए, आपकी जानकारी के लिए। घेरंडा संहिता में वो सेम नहीं होता है, इसमें ये जो त्राटको और लौलिकी, यहाँ पे नवली दिया गया है, लेकिन यहाँ पे इसका नाम लौलिकी दिया गया है। और त्राटक का सीक्वेंस चेंज हो गया, त्राटक 5th को आ गया और 4th को चला गया लौलिकी। यहाँ पे त्राटक 4th पोजीशन में है, यहाँ पे 5th पोजीशन में। दिस इज द डिफरेंस, आपको याद रखना चाहिए। उसी तरह का क्वेश्चन आगे भी आ सकता है। तो दिस इज द सीक्वेंस घेरंडा संहिता में आपको मिल जाएगा चैप्टर, क्योंकि चैप्टर 1 उसका क्या है, षटकर्म है, 1 का 12 नंबर वर्ष में मिल जाएगा। इसे आप अगर किताब है आपके पास देख लीजिएगा। तो इसका सीक्वेंस ये है, इसका सीक्वेंस ये है। ये सिर्फ त्राटक और नवली का जो प्लेस है ये चेंजेस हुआ है, बाकी सब सही है। क्लियर।
तो इसी हिसाब से हमको अरेंज करना है। पहला क्या आएगा, पहला आएगा इसमें कौन सा सीक्वेंशियल ऑर्डर बताया गया है, धोती, धोती, देन बस्ती, 2, देन नेती, 3, देन त्राटक, 4, देन नौड़ी, नौड़ी इज द 5, कपालभाति 6। ये जो ऑर्डर दिया है ये घेरंडा संहिता का ऑर्डर दिया है, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, तो इसीलिए आपको इसी हिसाब से चेंज करना है। इसका ऑप्शन क्या होगा, 1, 2, 3, देन 5, 4, 6, 1, 2, 3, 5, 4, 6 ऑप्शन होगा ये। यहाँ पे 3 के बाद 4 नहीं होगा, 5 होगा, 4 उसके बाद 6। दिस इज द राइट आंसर। आई होप इट इज क्लियर। सो ये सेशन में आपका हम इतना ही डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 60 तक। फिर देखेंगे नेक्स्ट सेशन में हम बाकी जो रह गया उसको डिस्कस करेंगे। तो आप सभी को धन्यवाद इतना पेशेंस के साथ ये सुनने के लिए। तो दोस्तों मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि ये एक बार प्रैक्टिस करने से याद नहीं रहेगा, आपको रिपीट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। हमारा जो साइकोलॉजी, हमारा ह्यूमन साइकोलॉजी क्या कहता है, अगर एक चीज़ को आप एक बार पढ़ रहे हैं तो 7 दिन के अंदर उसको और एक बार रिपीट करना है, और फिर उसके बाद 15 दिन के अंदर दोबारा रिपीट करना है, ताकि वो टेम्पररी मेमोरी से परमानेंट मेमोरी को चल जाएगा, ताकि आपका याद लंबे समय तक रह सकता है। और पहली बार जब आप कर रहे हैं तो वो टेम्पररी मेमोरी में रहता है, अगर उसको रिपीट नहीं कर रहे हैं तो याद नहीं रहेगा। इसीलिए एक बार एक प्रैक्टिस कर रहे हो मतलब 7 दिन के अंदर वही प्रैक्टिस को दोबारा रिपीट कीजिए, और उसके बाद फिर 15 दिन के बाद और 15 दिन के अंदर ही और एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि वो परमानेंट मेमोरी को चल जाएगा। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। इसी हिसाब से आप अगर पढ़ाई करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं तो ज़रूर लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और यूट्यूब में अगर आप अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमको मोटिवेशन मिलेगा। और लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, कमेंट तो ज़रूर कीजिए, ताकि हम आगे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, या आपका क्वेश्चन में कहीं डाउट है तो उसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।